हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में हाफ वेव रेक्टिफायर के मैथमेटिकल टर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। आगे के कुछ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो लास्ट क्लास जहां पे समाप्त हुई थी हाफ वेव रेक्टिफायर की, वहीं से आगे शुरू करते हैं। आज जो हम 3 मैथमेटिकल टर्म पढ़ेंगे या डिफिनीशन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको पेपर में अलग से भी पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ ही पूछा जाए। और जो ये डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या फार्मूला ड्रा कर रहे हैं, ये डिफिनीशन आपकी फुल वेव में भी लागू होगी और हाफ वेव में भी लागू होगी, ठीक है। तो सेम डिफिनीशन रहेगी, खाली जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। हाफ में हाफ के अकॉर्डिंग वैल्यू रखेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर में वहां पे जो वैल्यू मिली हुई होगी उसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की दक्षता। कोई भी इंजन, कोई भी डिवाइस वर्क कर रही है तो यूजफुल आउटपुट अपॉन इनपुट, जो आपको आउटपुट चाहिए, ये नहीं कि अनवांटेड आउटपुट आपको मिल जाए। यूजफुल आउटपुट अपॉन इनपुट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाती है? इफिशिएंसी कहलाती है। अभी ऐसे मान लीजिए हम किसी 2 स्टूडेंट को उठाते हैं और उनको देते हैं सेम अमाउंट पैसे का दिया जाता है और बताया जाता है, मान लो 100 रुपीज दिया गया और बताया गया जाइए आप 50 से फ्रूट लेके आइए। एक स्टूडेंट जो लाता है वो 2 kg फ्रूट्स लाता है और एक स्टूडेंट केवल 1 kg फ्रूट लाता है। जो 2 kg फ्रूट लाता है उसका 1/2 kg क्या होता है? सही नहीं होता है, खराब होता है। तो उसमें से जो यूजफुल है कितना बचता है? केवल 1/2 kg बचता है ना। और जो 1 kg लाता है उसका सारा का सारा सही निकल जाता है। तो किसका आउटपुट ज्यादा है? जिसने 1 kg लाया, क्वांटिटी तो कम लाई लेकिन उसका पूरा का पूरा सही है। और जिसने 2 kg लाया था उसका 1.5 क्या है? खराब है, गड़बड़ है। तो वो तो हमारे काम में आएगा नहीं। हमारे काम में केवल कितना आएगा? 1/2 kg ही आएगा ना। तो उसका यूजफुल आउटपुट क्या हो गया? कम हो गया। तो अगर हम इफिशिएंसी के टर्म्स में कहें तो किसकी इफिशिएंसी ज्यादा है? जिसने 1 kg फ्रूट लाया था उस स्टूडेंट की इफिशिएंसी ज्यादा है, ठीक है। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर हम इफिशिएंसी की डिफिनीशन बताना चाहें तो कॉपी पेन उठाइए, डिफिनीशन लिख डालिए। क्या डिफिनीशन है? द इफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन ईटा से शो करते हैं, with which the half wave rectifier convert AC power into DC power is defined as the ratio of DC output power to the total AC power supplied to the rectifier। इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो, DC power supplied to the load upon total input AC power। क्या कह रहा है कि किसी भी रेक्टिफायर की इफिशिएंसी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, रेक्टिफायर का काम ही है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, तो आउटपुट पे कितनी डीसी है और कितनी एसी आपने प्रोवाइड किया था, ठीक है। टोटल इनपुट एसी पावर, क्योंकि डीसी आपकी क्या है? आउटपुट है। एसी आपका क्या है? एक तरीके से इनपुट है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही आपका क्या है? इफिशिएंसी है। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन यूज कर लेते हैं। अब डीसी पावर सप्लाई टू द लोड, ये हम लोग पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं। डीसी पावर भी और एसी भी पावर। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रीवियस क्लास में जाके डीसी पावर एसी पावर कैसे ड्रा किए हैं इसको देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल में क्या हो जाएगा? ईटा इक्वल टू पीडीसी अपॉन पीएसी। पीडीसी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? I0 स्क्वायर आर अपॉन पाई स्क्वायर। और पीएसी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? I0 स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर डिवाइडेड बाई 4। दोनों वैल्यू पीछे वाली इक्वेशन से उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो I0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई स्क्वायर नीचे चला आएगा, ठीक। और अगले टर्म्स में इस 4 और इस 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो 400 हो गया। पाई स्क्वायर आपका ये है और इसको अलग से टर्म में लिख दिए हैं 1 अपॉन, ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? 1 प्लस आर एफ अपॉन आर, ठीक है। अब पाई स्क्वायर को 3.14 या 22 अपॉन 7 रख के सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 40.6 आएगी, ठीक है, परसेंटेज में। अब जो फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है डायोड का,
वो लोड के सापेक्ष बहुत ही कम होता है। ठीक है, RF इज वेरी वेरी लेस देन R। तब ऐसी कंडीशन में कम तो ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे रख दें कि डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, निग्लेजिबल है लोड के सापेक्ष, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन ले लें कि RF अपॉन R अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0, यानी कि जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ना के बराबर है लोड रेजिस्टेंस के सापेक्ष, तो वैल्यू लगभग हम कितनी मान सकते हैं, 0। और यहाँ पे इसको 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना मिलेगा, 40.6%। ये हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की वैल्यू है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे वैल्यू पूछ लेता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की वैल्यू बताइए। ठीक है, आपने देखा होगा कि अवध यूनिवर्सिटी में बीएससी के पेपर जो होते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं विगत कुछ वर्षों से, तो वहां पर भी ये वैल्यू पूछी जा सकती है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की वैल्यू बताइए। तो कितनी वैल्यू होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, 40.6 होती है। ठीक है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू निकल के आए या जो फाइनल रिजल्ट हो उसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर जहां भी आता है कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे रहते हैं जो सीधे फॉर्मूले या वैल्यू को पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.6% होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला पॉइंट है रिपल फैक्टर। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग पढ़ाते समय हम लोगों ने आपको आउटपुट कैसे शो किया था, ठीक है, और नॉर्मली डीसी का सिंबल कैसे शो किया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट हमने ऐसे शो किया था। नॉर्मली डीसी का सिंबल ये होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जो ये फैक्टर्स आते हैं, ये रिपल्स रहते हैं, ये क्या शो करते हैं कि अभी आउटपुट पर एसी है, डीसी तो मिल रही है लेकिन डीसी के साथ साथ एसी के कंपोनेंट भी आउटपुट पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले काम है कि कॉपी पेन उठाइए और डिफिनीशन लिख डालिए। रिपल फैक्टर में डिफिनीशन क्या है, द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर कॉन्टेन्स डीसी करंट एज वेल एज पार्ट ऑफ एसी कंपोनेंट। ए मेजर ऑफ द डीसी कंपोनेंट इज गिवन बाय द रिपल फैक्टर, जिसको कि स्मॉल r से शो किया जाता है, विच इज डिफाइंड एज, क्या फार्मूला है, RMS वैल्यू ऑफ ऑल एसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, यानी आउटपुट पे जितनी भी एसी करंट है उसकी RMS वैल्यू अपॉन एवरेज और डीसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट, यानी सिंपल शब्द में आउटपुट पे एसी की कितनी क्वांटिटी है जिसको RMS में शो कर रहे हैं, और जो आउटपुट पे डीसी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं। कि जो आउटपुट पे एसी करंट की RMS वैल्यू है उनमें थोड़ा सा अंतर करने के लिए आउटपुट पे हमने क्या यूज कर लिया है, डैश लगा दिया है। ठीक है, पूरी सर्किट के बगैर डैश की, और जब आउटपुट पे बात कर रहे हैं तो ऊपर एक डैश यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डैश RMS अपॉन IDC। और एसी सर्किट थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि आउटपुट पे जो करंट के कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और पूरी सर्किट की एसी वैल्यू के RMS वैल्यू के स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहां से निकाल लो, IDC से डिवाइड कर लो, तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा, यहां पे 1 मिल जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। यहां पे हमको चाहिए क्या, I डैश RMS अपॉन IDC, तो साइड को थोड़ा सा चेंज करो तो आपको मिल जाएगा I डैश स्क्वायर RMS अपॉन IDC इक्वल टू I स्क्वायर RMS अपॉन I स्क्वायर DC माइनस 1। और खाली हमको ये टर्म्स चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो पूरे इक्वेशन पे क्या लगा दो, रूट ले लो, तो हो जाएगा आपका I डैश RMS अपॉन IDC इक्वल टू रूट I स्क्वायर RMS अपॉन I स्क्वायर DC माइनस 1। ठीक है, ये यहां तक फार्मूला आ गया। अब पीछे इक्वेशन में हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो प्रीवियस वीडियो था इलेक्ट्रॉनिक्स का उसकी बात कर रहे हैं, वहां पे हमने IRMS और IDC की वैल्यू निकाली है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके IRMS और IDC की वैल्यू कैसे निकाले हैं ये देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए
और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें हम जो इक्वेशन प्रीवियस वीडियो में IRMS और IDC की वैल्यू निकाले हैं उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या निकल के चला आया, I-RMS अपॉन IDC इक्वल टू आपका क्या है, ये रिपल फैक्टर है R। फॉर्मूला क्या निकल के चला आया, रिपल फैक्टर R इक्वल टू I-RMS अपॉन IDC, और ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने ड्रा किया है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो प्रीवियस वीडियो की थी, वहां पे IRMS की वैल्यू निकल के आई थी I0 अपॉन 2 और IDC की वैल्यू निकल के आई थी I0 अपॉन पाई। दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, I0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1, और पाई की वैल्यू रख दो, चाहे आप 22 अपॉन 7 रख दीजिए, चाहे 3.14 रख के सॉल्व कर दो, तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 1.21। ठीक है, अब R की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आउटपुट पे AC का कंपोनेंट ज्यादा है और DC का कंपोनेंट कम है। ठीक है, और हमको चाहिए क्या कि DC ज्यादा हो, AC कम हो या ना हो। ठीक है, तो जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस नहीं कर रहा है। यहाँ पर आउटपुट पे DC से ज्यादा AC का कंपोनेंट शामिल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PIV से शो करते हैं। ठीक है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, नॉर्मली जब वर्किंग पढ़ रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि ऐसी कंडीशन रखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपका डायोड ऑन रहे, कंडक्टिंग स्टेज में रहे, और रिवर्स बायसिंग में ऑफ रहे, नॉन कंडक्टिंग पीरियड में वर्क करे। और इसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वोल्टेज का मान ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा न होने पाए। तो रिवर्स बायसिंग में या नेगेटिव हाफ साइकिल पे ऐसी कंडीशन जहां या जिस वोल्टेज तक आपका डायोड नॉन कंडक्टिंग स्टेज पे बना रहे, वो मैक्सिमम वोल्टेज आपका कहलाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। जैसे हमने अगर 10 वोल्टेज से ज्यादा लगा दिया, ब्रेक डाउन हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो होने लगेगी, और 10 वोल्टेज से कम है तो करंट फ्लो नहीं करेगी, नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आपका डायोड बना रहेगा। तो जो 10 वोल्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा। डिफिनीशन लिख डालिए, पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज विच द रेक्टिफायर हैज टू विथस्टैंड ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग पीरियड। यानी क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जब आपका रेक्टिफायर कौन से पीरियड बना रहता है, ड्यूरिंग द नॉन कंडक्टिंग पीरियड में। और इसकी वैल्यू क्या मानते हैं, E0 क्या है आपका, मैक्सिमम ट्रांसफर वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। ये किस केस की बात कर रहे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब तो ये हमारा आज का टॉपिक था। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हम लोगों ने ड्रा किए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों में ये डिफिनीशन कॉमन है। खाली जब वैल्यू पुट करेंगे तो फुल में फुल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, हाफ में हाफ के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, जो वहां पे वैल्यू हमको मिली होगी या जो वैल्यू हम वहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में फुल वेव रेक्टिफायर के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।